नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका मेरे चैनल कॉमिक्स लाइफ में। शुरू करते हैं मनोज कॉमिक्स की एक और मज़ेदार कॉमिक्स, चमत्कारी तावीज़। चमत्कारी तावीज़, लेखक बिमल चटर्जी, चित्रांकन राम वायरकर। पिछले अंक 2 मांत्रिक में हमने देखा कि चार्ली नाम का एक 2.5 फुट का बौना बेरोजगारी और भूख से तंग आकर एवं गांव वालों के उपहास व दुत्कार से दुखी होकर अपना देश छोड़कर दूसरे देश में चला जाता है, जहां एक चमत्कारी तावीज़ की मदद से वह उस देश के राजा का राज ज्योतिषी बन जाता है। परंतु वहां का पूर्व राज ज्योतिषी दंडी स्वामी ईर्ष्यावश तरह तरह की योजना बनाकर उसे वहां से भगाने की चेष्टा करता है। लेकिन चार्ली अपने चमत्कारी तावीज़ के कारण न केवल उसके षड्यंत्र से बच जाता है, बल्कि दंडी स्वामी का पद भी उसे मिल जाता है। इससे दंडी स्वामी चार्ली से बुरी तरह जल भुन जाता है और उसे एक भयानक षड्यंत्र में फंसा सिंधु घाटी भिजवा देता है। चार्ली एक द्रुतगामी घोड़े पर सवार हो चल पड़ता है, परंतु एक जंगल में पहुंचकर जब वह रात काटने के उद्देश्य से एक पेड़ पर मचान बनाकर उस पर सो रहा होता है, तो वह पेड़ अचानक आकाश में उड़ पड़ता है और चार्ली जान बचाने के लिए समुद्र में कूद जाता है। वह बच तो जाता है, मगर 10-12 भयानक मगरमच्छ मुंह फाड़े उसे निगलने के लिए उस पर झपटते हैं। परंतु तभी चमत्कारी तावीज़ से चमकीली किरणें निकलती हैं और सभी मगरमच्छ आग की लपटों में घिर जाते हैं और चार्ली शीघ्र ही बिना किसी अन्य खतरे से 2-4 हुए सकुशल किनारे पर पहुंचने में सफल हो जाता है। फिर क्या होता है, अब आगे। और कुछ देर सुस्ताने के पश्चात चार्ली फिर एक और बढ़ चला। चलते चलते वह एक पहाड़ी इलाके में एक गुफा के द्वार पर जा पहुंचा। यदि गुफा सुरक्षित हुई तो रात यहीं काट लूंगा। लेकिन गुफा में प्रविष्ट हो अभी चार्ली कुछ कदम ही आगे बढ़ा होगा कि सामने उसे एक 2 फुट का बौना खड़ा दिखाई दिया। उसकी लंबी दाढ़ी जमीन पर लटक रही थी। चार्ली उसे देख आश्चर्यचकित हो उठा, क्योंकि कद में वह उससे भी छोटा था। आओ आओ दोस्त, मैं तुम्हारा ही इंतजार कर रहा था। मेरा? आश्चर्य है, मैं तो तुम्हें जानता तक नहीं। फिर तुम्हें मेरे आने का कैसे पता चला? कौन हो तुम और यहाँ इस गुफा में क्या कर रहे हो? मुझे अब दोस्ती समझो। मुझे तुम्हारे और तुम्हारे उद्देश्य के बारे में सब कुछ मालूम है, इसलिए तुम्हें खतरे से आगाह करने के लिए ही मैं यहाँ तुम्हारा इंतजार कर रहा था। ओह, किस खतरे से आगाह करना चाहते हो तुम मुझे? सुनो दोस्त, जिस शक्ति से तुम टकराने जा रहे हो उसका तुम अकेले ही मुकाबला नहीं कर सकोगे। मैं तुम्हें कुछ ऐसी वस्तुएं दूंगा जो मार्ग में आने वाले खतरों से निपटने में तुम्हारी सहायता करेंगी। लेकिन उससे पहले तुम कुछ खा पी लो और आराम कर ताज़ा दम हो लो। कहने के साथ ही उस दाढ़ी वाले बौने ने हवा में हाथ हिलाया। तुरंत ही न जाने कहां से एक मेज हवा में तैरती हुई वहां आई। ओह! और ठीक चार्ली के सामने जमीन पर स्थिर हो गई। उस मेज की तरह ही तरह तरह के स्वादिष्ट भोजनों से सजी थालियां भी हवा में तैरती हुई आकर मेज पर सजने लगी। कितना अद्भुत है यह सब कुछ, बिल्कुल किसी जादुई सपने जैसा लग रहा है। चार्ली ने पेट भर भोजन किया। वाह, क्या स्वादिष्ट भोजन है, मजा आ गया। और फिर सो गया। जब वह सोकर उठा तो उसने दाढ़ी वाले बौने को अपने सामने खड़े पाया। मेरे विचार से अब तुम बिल्कुल तरोताजा होंगे। अब उठो और मेरे साथ आओ। चार्ली उसके साथ चल पड़ा। एक स्थान पर दाढ़ी वाला बौना रुक गया। वहाँ एक घोड़ा खड़ा था। सुनो दोस्त, जिस घाटी में तुम जा रहे हो वह चमत्कारों की घाटी है। आज तक जो भी उस घाटी में गया वह जिंदा लौट कर नहीं आया। इसलिए यदि तुम चाहो तो अपनी यात्रा स्थगित कर सकते हो। नहीं, यह कभी नहीं हो सकता। मैं राजकुमारी को छुड़ाने सिंधु घाटी अवश्य जाऊंगा, चाहे मेरी जान ही क्यों न चली जाए। तो ठीक है, तुम इस घोड़े को अपने साथ ले जाओ। यह घोड़ा तुम्हें आसानी से सिंधु घाटी तक पहुंचा देगा, लेकिन वहां पहुंचने के बाद तुम इस घोड़े को छोड़ देना। ठीक है। उसके बाद दाढ़ी वाले बौने ने एक तलवार उसे देते हुए कहा, यह तलवार तुम अपने पास रख लो। इसके द्वारा तुम बड़ी से बड़ी मुसीबत से टकरा सकते हो। चार्ली अपने अजनबी मित्र दाढ़ी वाले बौने का धन्यवाद अदा कर और उस सफ़ेद रंग के घोड़े पर सवार हो गुफा से बाहर निकल आया। 2 सप्ताह की लगातार यात्रा के बाद चार्ली सिंधु घाटी पहुंच गया। बस मेरे दोस्त, तुम्हारा और मेरा साथ यहीं तक का था। अब तुम लौट जाओ। तुम्हारे मालिक ने मुझे तुम्हें यहीं छोड़ देने के लिए कहा था। और घोड़ा वापस लौट गया। जब घोड़ा चार्ली की नज़रों से ओझल हो गया तो वह पलटकर पहाड़ी के मध्य दिखाई देने वाले विशाल द्वार से होता हुआ सिंधु घाटी के भीतर प्रविष्ट हो गया। दूसरी ओर पहुंचते ही
उसकी आंखें सामने दिखाई दे रही स्वर्ण नगरी को देखकर आश्चर्य से फैल गई। वाह, यह नगरी तो पूरी सोने से बनी मालूम पड़ती है। फिर अभी चार्ली अवाक सा उस स्वर्ण नगरी को देख ही रहा था कि तभी उसे अपने पीछे से एक भयंकर फुफकार सुनाई दी। उसने मुड़कर देखा तो एक अजगर उस पर आक्रमण करने के लिए आगे बढ़ रहा था। ओह! चार्ली ने झट अपनी मयान से दाढ़ी वाले बौने द्वारा दी गई तलवार निकाली और जैसे ही अजगर उसके समीप आया, खचाक! उसने एक ही वार में उसका सर धड़ से अलग कर दिया। जैसे चमत्कार हुआ, सिर कटते ही अजगर का शरीर गायब हो गया और वहां पर एक बौना सिर झुकाए खड़ा दिखाई दिया। आश्चर्य! फिर एक नया चमत्कार। कौन हो तुम? मैं सिंधु घाटी की स्वर्ण नगरी के मुख्य पुजारी का पुत्र हूँ और आज से आप ही मेरे स्वामी हैं। मैं तुम्हारा स्वामी? मैं कुछ समझा नहीं भाई, जो कुछ कहना है साफ साफ कहो। तो सुनिए, मेरे पिता यहाँ के मुख्य पुजारी थे, जिन्हें मारकर काल भैरव नाम का दुष्ट मांत्रिक उनके स्थान पर बैठ गया। उस दुष्ट ने ही मुझे अजगर बनाकर द्वार रक्षक के रूप में रख छोड़ा था, ताकि यहाँ प्रवेश करने वाले को मैं मौत के घाट उतार दूं। और आज तक मैं यही करता आया हूँ। आज तक जो भी यहाँ आया वह मेरे हाथों मारा गया, परंतु आपने मुझे इस कुकृत्य और अजगर की योनि से मुक्ति दिलाई, अतः आज से आप मेरे स्वामी हुए। आज्ञा कीजिए स्वामी, मेरे लिए क्या आदेश है? ओह, तुम्हारा नाम क्या है दोस्त? मेरा नाम मार्तंड है। क्या तुम मुझे यहाँ का दिशा ज्ञान कराने में सहायता करोगे? अवश्य, आइए मेरे साथ। फिर दोनों आगे बढ़ने लगे। मार्तंड चार्ली का मार्गदर्शन कर रहा था, लेकिन अभी वे थोड़ी ही दूर पहुंचे होंगे कि कहीं से एक बंदर उछलता कूदता हुआ उनकी ओर बढ़ा और मार्तंड के कंधे पर आकर बैठ गया। चार्ली ने चकित होकर पूछा, कौन है यह बंदर? क्या यह तुमसे परिचित है? यह मेरा साथी रंगीला है। इतने दिनों के बाद भी मुझे देखते ही पहचान गया और मेरे पास आ गया। यह भी मार्ग में हमारी सहायता करेगा। फिर वे आगे बढ़ चले। अब धूप काफ़ी तेज हो गई थी, इसलिए उन्होंने कहीं पर कुछ देर विश्राम करने का इरादा किया और सामने दिखाई दे रही एक गुफा की तरफ बढ़ने लगे। चलो, कुछ देर उस गुफा में आराम करने के पश्चात आगे बढ़ेंगे। जैसी आपकी इच्छा स्वामी। कुछ ही देर बाद वे उस गुफा के भीतर थे। अंदर उन्हें एक बूढ़ा बौना दिखाई दिया। मार्तंड ने उस बूढ़े से पूछा, क्यों बाबा, हमें कुछ खाने को मिलेगा? हाँ हाँ, क्यों नहीं बेटा, तुम दोनों यहाँ बैठो, मैं अभी तुम्हारे लिए भोजन का बंदोबस्त करता हूँ, कहकर बूढ़ा बौना वहाँ से चला गया। जब थोड़ी देर बाद वह वापस आया तो उसके हाथ में भोजन की एक थाली थमी हुई थी। उसने वह थाली उन दोनों के सामने रख दी। लो बच्चों, पेट भरकर भोजन करो। चार्ली और मार्तंड को बड़ी जोरों की भूख लगी थी, इसलिए वे तुरंत खाने के लिए बैठ गए। लेकिन जैसे ही उन्होंने खाने के लिए थाली की ओर हाथ बढ़ाए, मार्तंड के कंधे पर बैठा बंदर उछलकर नीचे उतरा और उसने थाली उलट दी। रंगीला, रंगीला, यह तुम क्या कर रहे हो? अरे मार्तंड, रोको इसे। थाली को उलटने के पश्चात बंदर पुनः खौं खौं करता हुआ मार्तंड के कंधे पर चढ़ गया। उफ, यह इस कमबख्त ने क्या किया? स्वामी, अवश्य इस भोजन में कोई बात है, अन्यथा रंगीला कभी ऐसी हरकत नहीं करता। अतः पहले मुझे अपने संदेह का निवारण कर लेने दीजिए। फिर मार्तंड ने भोजन का एक टुकड़ा उठाकर बंदर को खिला दिया। थोड़ी देर तक बंदर झूमता रहा, फिर अचेत होकर पृथ्वी पर गिर पड़ा। देखा स्वामी, अब साफ है कि इस बूढ़े ने इस भोजन में नशीली दवा मिला रखी है। चार्ली तुरंत मयान से तलवार निकाल बूढ़े बौने को मारने दौड़ा। दुष्ट, बताओ कौन हो तुम, वरना जिंदा नहीं बचोगे। ठहरो, मुझे मत मारो। बूढ़ा भयभीत हो चीखा और दूसरे ही पल वह अपने असली रूप में आ गया। अरे, यह तो काल भैरव का वफादार सेवक नागंदा है। शायद यह हमें नशीला भोजन कराकर बंदी बना काल भैरव को सौंपना चाहता था। ओह! नागंदा तुरंत चार्ली के पैरों पर गिर पड़ा और अपनी जान की भीख मांगने लगा। मुझे माफ़ कर दीजिए स्वामी, मुझसे भूल हुई। आज से जो आप कहेंगे मैं वही करूँगा। तब बताओ, काल भैरव हमें कहाँ मिलेगा? वह तंबूला नामक स्थान में रहता है। ओह, इस स्थान के बारे में तो मुझे भी कुछ पता नहीं। तब कुछ सोचकर चार्ली बोला, सुनो नागंदा, तुम्हारी जान केवल इसी शर्त पर बख्शी जा सकती है कि तुम हमें तांबूला तक पहुंचाओ। मुझे मंजूर है स्वामी, आइए चलें। फिर बंदर को होश में लाकर तीनों गुफा से निकलकर एक ओर बढ़ चले। मार्तंड ने अपने साथ गुफा से नागंदा द्वारा अपने लिए तैयार किया कुछ भोजन एक पोटली में बांध लिया था।
तथा खतरे से निपटने के लिए एक भाला भी हाथ में ले लिया था। दूसरे दिन वे एक जंगल को पार कर एक बड़ी सी नदी के निकट जा पहुंचे। नदी सैकड़ों मगरमच्छों से भरी पड़ी थी। उफ, यह नदी तो मगरमच्छों से भरी पड़ी है, फिर लहरें भी काफी तेज उठ रही हैं। स्वामी, मुझे तो ऐसा लगता है कि यह दुष्ट नागंदा हमें जानबूझकर मरवाने के लिए इस गलत मार्ग पर ले आया है। मार्तंड की बात सुनकर नागंदा जल्दी से बोल उठा, नहीं नहीं, मुझे गलत मत समझिए। इस नदी को पार करना जरूरी नहीं। हम इसके किनारे किनारे 10 मील चलने के पश्चात एक पहाड़ को पार करने के बाद 3 मील और चलने पर तंबुला पहुंच सकते हैं। ओह, तब तो हमें इतने लंबे सफर को तय कर तंबुला पहुंचने में 4-5 दिन लग जाएंगे। हाँ, इतना समय तो लग ही जाएगा, वरना यदि हम यहीं से नदी को पार करें तो तंबुला लगभग आधा मील दूरी पर पड़ेगा। क्या मूर्खतापूर्ण बातें कर रहे हो? नदी में मगरमच्छ हैं, भला इनसे बचकर कैसे नदी पार कर सकते हैं? पेड़ों की डालें काटकर उनसे नाव तैयार कर हम आसानी से दूसरी ओर पहुंच सकते हैं। बात तो तुम्हारी ठीक है, लेकिन हम इस बात का कैसे विश्वास करें कि नदी को पार करने के पश्चात हम तंबुला में पहुंच जाएंगे? इसका विश्वास आप किसी भी ऊंचे पेड़ पर चढ़कर कर सकते हैं। ऊंचाई से आपको तंबुला गांव दिखाई दे जाएगा। ठीक है, तुम्हारी बात की सच्चाई का अभी पता चल जाएगा। मार्तंड, तुम किसी ऊंचे पेड़ पर चढ़कर देखो। बहुत अच्छा स्वामी। फिर मार्तंड बंदरों जैसी फुर्ती के साथ एक ऊंचे पेड़ पर चढ़ गया। 2-3 मील की दूरी पर उसे वास्तव में धुआं सा उठता दिखाई दिया। वास्तव में वहां कोई गांव ही मालूम पड़ता है। तो यह थी अब तक की कहानी। आगे की कहानी जानने के लिए बने रहें मेरे साथ। और हाँ, मेरे चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना ना भूलें। धन्यवाद।